10 मिनट के अंदर मौत ही मेरे चारों तरफ मौत। मैंने बिच्छुओं पर पैर रख दिया था। वो पूरी बिच्छुओं की भीड़ मेरे शरीर पर चढ़ गई थी और मुझे लगा ये काटेगा, ये काटेगा, और पूरे बिच्छू बस मेरे शरीर पर रेंगते रहे, लेकिन काटा किसी ने नहीं। कुछ बिच्छू जो पैरों के नीचे आ गए थे वो भी जैसे थोड़ा थोड़ा हिलते हुए बाहर निकले और वहां से थोड़ा दूर हो गए। पूरी तरफ बिच्छू ही बिच्छू थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, दोनों तरफ बिच्छू। मैं 15 मिनट सन्न हुआ वहीं पर बैठा था। मैं बस भगवान से यही कह रहा था, एक भी बिच्छू काटे ना, एक भी बिच्छू काटे ना। और सच में 15 मिनट तक एक भी बिच्छू ने नहीं काटा। शरीर पर रेंगते हुए वो बिच्छू आगे की तरफ बढ़ गए। जिन बिच्छुओं पर मैंने पैर भी रखा था उन्होंने भी काटा नहीं। जैसे सच में वो कहावत सच्ची है। मैं उठा और उन बिच्छुओं ने कुछ नहीं कहा। मैंने शरीर से बिच्छू झाड़ दिए जो मेरी उस शर्ट से चिपक भी गए थे। शायद उनके पैर ही फंस चुके थे मेरी उस शर्ट में। खींचकर मैंने उतारा। उन्होंने काटा तक नहीं, उन्होंने वो अपना डंक गड़ाया तक नहीं। मैं एक एक पैर ऊपर उठाता और सामने रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता वो बिच्छू जगह खाली कर देते और मैं पैर रख पाता। इस तरह रखते रखते उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ा था और शरीर पर एक भी डंक नहीं था बिच्छुओं का। मैंने सारे कपड़े उतारे थे। सारे कपड़े उतार कर उसमें देखा कोई बिच्छू छिपा हुआ तो नहीं। सारे बिच्छू वहीं झड़ चुके थे और अब दोबारा कपड़े डालकर मैं आगे गया। मौत को तीसरी बार छुआ था मैंने, एक ही रात में और एक ही घंटे में। फिर से मैं आगे बढ़ चला था। टेंट कब मिलेगा मुझे, कहीं मैं यहीं मर ना जाऊं। ये कहते कहते जैसे ही उस मोटी धुंध की चादर से पार गया, सामने का नज़ारा हैरानीजनक था। आप एक जंगल में ऐसी चीज़ कभी देख ही नहीं सकते। सामने कई लोग काले कोट पहने थे, कई औरतें जिन्होंने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी, सबने काले कपड़े पहने थे और वहाँ पर बफे लगाया हुआ था। अब जिनको ये नहीं पता बफे क्या होता है, जिस तरह किसी शादी में खाना रखा होता है बड़े बड़े बर्तनों पे, हमें खुद प्लेट में डालकर वो खाना खाना होता है, इसी तरह यहाँ पर भी एक लंबा सा टेबल लगाया गया था। कई बर्तन रखे गए थे और हर एक बर्तन में अलग अलग खाने का सामान पड़ा था। वो काले कोट पहने आदमी वहां से सामान प्लेट में डालकर खा रहे थे। औरतें भी ऐसा ही कर रही थी। पास में ही पत्थर की कई कुर्सियां बना रखी थी उन्होंने। उन पत्थरों पर बैठकर वो खाने को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जंगल के बीचों बीच, जानवरों के बीचों बीच, इतने खतरनाक जंगल में कोई बफे कैसे लगा सकता है? और कैसे पागल लोग हैं, आधी रात को इस तरह खाना खा रहे हैं और बिना डर के। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया था। अब हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे वो बात बताई गई थी कि ये जंगल भूतिया है। कहीं ये भूत ही तो नहीं? शक्लें किसी की भी डरावनी नहीं थी। वो साधारण आदमी लग रहे थे, लेकिन हर एक आदमी ने जैसे एक ही तरह का लंबा कोट डाला हुआ था और हर एक औरत ने एक जैसी काली ड्रेस पहनी हुई थी और सर पर भी एक अजीब सी पतली चुनरी जैसी टोपी पहन रखी थी। वहां उन्हें घूरते घूरते लगभग 15 मिनट हो गए। वो खाने की खुशबू भी इधर आ रही थी और भूख मुझे डर के कारण बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, लेकिन वहां खड़े खड़े भी पूरी रात बिता नहीं सकता था। मुझे उनसे मदद मांगनी चाहिए, हो सकता है वो मेरी मदद करें भी। अंत में मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया और याद किए उन कबीले वालों के वो शब्द, यहाँ पर रात के वक्त कोई हमला नहीं करता। आंखें खोली मैंने और सीधा चल पड़ा उस बफे की ओर। मुझे देखकर कुछ लोग बहुत हैरान थे। वो औरतें भी एक तरफ हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं कोई भूत नहीं हूँ, फिर भी वो मुझसे थोड़ा सा डर रहे थे। हर कोई एक तरफ हो गया और मैं एक बूढ़े से आदमी के पास जाकर कहने लगा, क्या मैं भी खा सकता हूँ? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल तुम खा सकते हो। मैंने भी एक प्लेट उठाई और वहां हर एक बर्तन को ऊपर की तरफ करके देखने लगा उनमें है क्या। पहले वाले बर्तन में ढेर सारे सेब थे। मैंने दूसरा बर्तन खोला, वहां पर ढेर सारे केले थे। इस तरह मैं उन बर्तनों को खोलता गया और हर एक जगह पर इस तरह ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल ही पड़े थे। पकाई हुई कोई चीज़ नहीं थी, ना ही वो गर्म लग रहे थे। यहाँ इस तरह से बर्तनों में ये कच्चा सामान रखा हुआ है, मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं अब किसी भी चीज़ को खा सकता था। मैंने प्लेट में एक एक करके हर सामान को डालना शुरू कर दिया। इसके बाद एक पत्थर के पास चल पड़ा। वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे और 2 औरतें बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया। ये बड़ा सा टेबल लग रहा था, लेकिन बना तो पत्थर का था।
वहाँ जैसे ही मैंने प्लेट रखी वो मेरी तरफ घूरने लगे। वो मेरी तरफ इस तरह से घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थी। हर कोई मेरी तरफ देखे जा रहा था और एक दूसरे से मेरी तरफ देखकर बातें कर रहे थे। वो मैं बस उन जैसा लगना चाहता था। मैंने कोई कोट नहीं पहना था। उन्होंने इतनी गर्मी में भी मोटे मोटे कोट पहन रखे थे। मैं अब उस आदमी से बात करने लगा। मैंने कहा, आपने इस तरह जंगल में बफे लगाया हुआ है, पास में कोई फार्म हाउस है क्या? तब वो आदमी इधर उधर देखने लगा। उसने बाकियों का चेहरा देखा, उन औरतों का चेहरा देखा और मेरी तरफ कहा, फार्म हाउस, वो भी जंगल में? मैं भी अब बिना खाए उसकी तरफ देखते हुए बोला, फार्म हाउस होना तो चाहिए, आपने तो बफे इस तरह से लगाया हुआ है जैसे आसपास कोई फार्म हाउस हो। तब वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा, क्या सही से लगाया हमने? जैसे तुम लगाते हो वैसे ही लगाया ना? मैं भी हंसकर कहने लगा, बिल्कुल होटल में ऐसे ही लगाते हैं, वैसे सजाया हुआ अच्छा है, लेकिन ये पत्थर की कुर्सियां आपको बनाने में कितना समय लगा होगा? तो उसने कहा, बनाई नहीं है हमने, उठाकर कहीं से लेकर आए हैं। जहाँ जहाँ से ऐसे आकार के पत्थर मिले उठाकर यहाँ इकट्ठे कर दिए और ये जगह हमें अच्छी लगी, यहीं पर हम बफे लगाते हैं, हर रोज़ खाना खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अब उससे बात करने में मुझे भी मज़ा आ रहा था। मैंने एक निवाला तक नहीं खाया और बस उससे बातें करता रहा। मैं उससे पूछ रहा था, इस तरह घने जंगल में आपने क्यों बफे लगाया हुआ है? आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिली? यहाँ पर आने से तो इंसान बहुत ज़्यादा डरते होंगे ना? तो उसने भी जवाब दिया, हाँ हाँ, यहाँ आने से इंसान डरते बहुत है, यहाँ पैर रखने तक से डरते हैं और हमें यहाँ पर मज़ा ही बहुत आता है, कोई परेशान ही नहीं करता। तो मैंने उससे कहा, तो आप भी कोई अच्छी जगह क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा, जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम भी एक मुसीबत में हैं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। मैंने कहा, मुमकिन क्यों नहीं? यहाँ जाम्बिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। जंगल के बाहर निकलकर आप शहर में भी तो जा सकते हैं, वहाँ पर भी बफे लगा सकते हैं। आप में से हर कोई यहाँ का नहीं लगता, आप बाहर से आए लगते हैं। तो वो सब मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, आए तो बाहर से हैं, लेकिन अब यहीं के होकर रह गए हैं। इसके बाद मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने उससे कहा, मैं, तुम्हें पता है, 3 बार मरते मरते बचा हूँ। मौत जैसे मुझे छूकर ही निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये जो जंगल है, ये एक खतरनाक सा जंगल है जहाँ कोई शक्ति काम करती है। वो आपको मारते ही नहीं। क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई जानवर आपको मार देगा? तब उसने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। अब मरने से काहे का डर? मैंने कहा, हाँ, ये भी है, आप तो यहाँ काफ़ी समय से रह रहे होंगे, आपको तो पता है रात के समय कोई जानवर हमला नहीं करता और इसलिए मरने से डर थोड़े ना लगेगा। तब वो हंसकर कहने लगा, हाँ, ये तो है कि यहाँ पर कोई जानवर हमला नहीं करता, लेकिन हमारा डर इसलिए कम नहीं हुआ है। हमारा डर तो इसलिए कम हुआ है, अब कोई एक बार से ज़्यादा मर थोड़े ना सकता है। ये बात समझने में मुझे 2-3 सेकंड लग गए और पहले तो वो निवाला मैं मुंह में डालने वाला था। जैसे ही इस लाइन को समझा, वो निवाला मैंने नीचे रख दिया। ये सेब का एक टुकड़ा था। उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए मैं समझना चाहता था वो कहना क्या चाहता है। मैं हंसकर बोला, अच्छा, मजाक अच्छा करते हैं, अब ये भूतिया रात है, धुंध घिरी हुई है और आप मुझे डराना चाहते हैं। तो उसने कहा, डराना चाहता हूँ? मैं तुम्हें डराना क्यों चाहूँगा? अगर डराना ही चाहता पहले ही रूप दिखा देता ना। अब मुझे और घबराहट सी होने लगी थी। मैं पक्का करना चाहता था वो कहना क्या चाहता है। मैंने कहा, अब सही से ही बताइए, जो पहले आपने बोला उसका मतलब क्या है? आप एक बार मर चुके हैं? उसने कहा, हाँ, हम सब मर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता हम जिंदा हैं? मैं सबकी तरफ देखने लगा था। सब मुस्कुरा रहे थे, सर हिला रहे थे। मैं थोड़ा सा घबराने लगा था। मुझे लगा वो सब प्रैंक कर रहे हैं। मैं खड़ा हुआ और कहने लगा, देखो, मैं दिल से कमज़ोर हूँ, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, इसलिए मुझे डराने की कोशिश मत करो। 3 बार मैं इतना डर चुका हूँ, मुझे लगा था हार्ट अटैक आ जाएगा। उन जानवरों ने डरा दिया, अब तुम अलग तरह से डरा रहे हो। तुम जिंदा नहीं हो? सबने सर हिलाया नहीं। मैंने कहा, अच्छा, तो अभी तुम्हें मारने की कोशिश करता हूँ। वहाँ एक चम्मच पड़ा था। जैसे ही मैंने वो चम्मच उठाया, मैं भी उनसे प्रैंक करना चाहता था और उन्हें डरा कर ये बात बताना चाहता था कि मैं नहीं डरा बल्कि वो डरे हैं। लेकिन मैंने जैसे ही चम्मच उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया, वो सब उठ खड़े हुए। एक ही झटके में वो उठ खड़े हुए और बहुत ज़्यादा गुस्से में।
उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था और हर किसी का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देख मुझे डर लगने लगा था। मैंने चम्मच वहीं पर रख दिया और डर कर कहने लगा, अरे मैं तो डराना चाहता था जैसे आपने डराया है। तभी एकदम से उनके चेहरे बदले और फिर से वो मुस्कुराने लगे। अरे अरे, हम तो समझे तुम हमला करना चाहते हो। तुम्हें पता तो है ना, रात के वक्त यहाँ कोई हथियार नहीं उठा सकता, किसी पर हमला नहीं कर सकता। नियम तोड़ने की गलती मत करना। मैं चुप सा हो गया और अब मैं गुस्से में आकर कहने लगा था, हाँ वो सब ठीक है, किसी पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम इस तरह से डरा रहे हो। मुझे अगर हार्ट अटैक आ जाए तो मैं तो यही मानूंगा कि तुमने हमला किया है। सच बताओ, मैं सच जानना चाहता हूँ। पूरी तरह सच बताओ, अब झूठ नहीं बताना। तो वो आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, तो फिर ठीक है, अगर सच ही जानना चाहते हो तो हम जानबूझकर नहीं ये कर रहे। तुमने कहा है इसलिए हमें वो रूप दिखाना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये कहा, हर किसी के शरीर से वो कपड़े झड़ गए थे, जैसे वो जले हुए कपड़े हों, राख की तरह नीचे पहुंच गए थे। उनके शरीर के ऊपर से चमड़ी भी जैसे नीचे राख की तरह गिर चुकी थी। उनके अंदर से जैसे हड्डियां निकल रही थी और चेहरे भयानक से। वो साधारण इंसान नहीं, प्रेत थे। वो औरतें साधारण औरतें नहीं, जैसे डायने लग रही थी। उनके भयानक चेहरे और लंबे नाक, उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि मैं वहाँ पीछे हटने लगा था। चौथी बार ये मौत मेरे करीब आई है और अब लग रहा था मौत मुझे अपने शिकंजे में फंसा ही लेगी। मैं कदम पीछे हटाने लगा था और वो हंसते हंसते कहने लगे थे, ये तुमने कहा है, हम तो साधारण इंसानी रूप में रहते हैं। अब तुमने कहा, जिद की तो इस रूप में आए हैं। ये कोई हमला नहीं है, हम बताकर रूप बदले हैं। मेरी जबान थम चुकी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम तो सच में भूत हो। वो सब सर हिलाकर कहने लगे, हाँ हम कह तो रहे हैं, पास में ही तो एक कब्रिस्तान है जो यहाँ 30 साल पहले हुई जंग में मरे थे, उसे दफनाया गया था। हम सब यहीं पर रहते हैं और बाकी जंगल में भटकते रहते हैं। हम तो यहाँ बफे लगाते हैं, रात को मज़ा करते हैं। ये भूतिया धुंध, ये शापित जंगल मरे हुए लोगों के लिए भी नियम बराबर रखता है। हम मरने के बाद भी जिंदगी जी सकते हैं। ये बात सुनकर मेरी टांगें कांपी थी और मैं पीछे की तरफ भाग लिया। मैं फिर से उस धुएं की चादर में था और अब चौथी बार मौत को देखा था मैंने। दिल की धड़कन इतनी तेज थी, कुछ समय रुकता और मुझे दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। मैं बस धुंध को चीरता हुआ आगे जाना चाहता था, हर किसी से दूर, एक ऐसी जगह जहां पर मैं बच पाता। मैं ढूंढता गया। आगे जैसे बड़े बड़े पेड़ आ चुके थे। ये घने पेड़ थे और मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी गुफा, कोई ऐसा खंडहर सा जगह जहां पर मैं छिप पाऊं, और वहां खंडहर मिल ही गए। ऐसा लग रहा था पुराने जमाने का किला हो। बड़े बड़े पत्थरों के खंडहर से बने हुए थे, लेकिन वहां चार दीवारी तो थी, छत बिल्कुल नहीं थी। हर तरफ ऐसा ही, वहां छिपने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए। अचानक एक पेड़ के पास गया मैं और उस पेड़ में छेद किया हुआ था, जैसे पेड़ में कोई गुफा बनाई हो और वहां सीढ़ियां बनी हुई थी। मैं नीचे जा सकता था। सामने लगा हुआ वो लोहे का जंगला सा मैंने हाथ से खींचकर एक तरफ कर दिया। मुझे अब एक और चीज की खुशी हुई। जंगला लगा है, इसमें जानवर तो हो ही नहीं सकता, कोई घुस ही नहीं सकता। इंसान इस जंगले को हटा सकते हैं, कोई जानवर नहीं। चुपचाप मैं अंदर की तरफ घुसने लगा। हाथ में मेरी टॉर्च थी और टॉर्च की रोशनी उन सीढ़ियों पर मारते हुए मैं आगे बढ़ता गया। मैंने पीछे से वो जंगला फिर से लगा दिया। अंदर कमरा सा बना हुआ था और मैं सोचने लगा, रात गुजारने का सही तरीका यही है, यहाँ छिपा रहूंगा, जिंदा रहूंगा, बाहर निकला तो मारा जाऊंगा। अब मैं उस तहखाने के पीछे वाली साइड में गया। वहां पर कई लकड़ी के बक्से पड़े थे और उन लकड़ी के बक्सों के ऊपर कुछ निशान से बने हुए थे। ये फलों के निशान थे। मुझे लगा शायद इनमें फल भी हो सकते हैं। ये काफी पुराने से बक्से लग रहे थे, तो अगर फल हुए भी वो सड़े हुए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ खाने की चीज ही मिल जाए। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरा पेट भर सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन सब बक्सों के ऊपर एक काले रंग का छोटा सा बक्सा था। वो बक्सा चमकीला सा लग रहा था और उसके ऊपर जैसे पीतल की नक्काशी की गई हो। मुझे एक पल के लिए लगा, हो सकता है इसमें सोने चांदी की कोई चीज़ हो। इस तरह से यहाँ पर छिपाई हुई कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई खजाना भी हो सकता है इसमें। मुझे सबसे पहले उस छोटे से बक्से को खोलना होगा।
मैं जैसे ही उस बक्से के पास गया, मेरा मन कह रहा था कोई खाने की चीज़ निकल आए, और मैं मुंह से भी यही कहने लगा, कोई भी चीज़ निकल आए, मैं खाना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो मैं खा सकूँ इसमें हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कहते ही मैंने वो बक्सा खोला। आप सोच सकते हैं उस बक्से में क्या होगा। कोई भी कहेगा कि उस बक्से में कोई ऐसी पुरानी चीज़ होगी जो शायद यहाँ देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन उस बक्से में एक चमकदार सेब था, बिल्कुल नया सेब, पूरी तरह से लाल रंग का। उसे देखते ही मुंह में पानी सा आ गया, लेकिन वो बिल्कुल बड़ी सी काली राख के बीच में रखा गया था। उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी राख लगी हुई थी। मैं उस सेब को खा सकता था। जल्दबाजी में मैंने उस सेब को बीच से निकाल लिया और वो राख भी मेरी उंगलियों में लग गई। उसके बाद जैसे ही मैंने वो सेब निकाला, वो बक्सा बड़ी तेजी से बंद हो गया, जैसे वहाँ हवा चली हो। वो बक्सा बंद हो गया था। मैंने दोबारा उस बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो बक्सा पूरी तरह से बंद हो गया, मैं घबरा सा गया था। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुका था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन तक न रहा था। मैं इस सेब को खाऊं या ना खाऊं। जब भी आपके सामने इस तरह की कोई चुनौती आती है, आपका पेट जवाब देने लग जाता है, खाना पड़ेगा। मैं उस सेब को साफ कर रहा था अपने कपड़ों से ही, लेकिन वो राख इतनी सख्त थी, साफ हो ही नहीं रही थी। वो सेब चमकदार था, उसके ऊपर से राख साफ हो गई, लेकिन मेरे हाथ पूरी तरह से काले हो गए थे। मैं उस सेब को खाने लगा। मैंने उस सेब का पूरा मज़ा लिया, बहुत स्वादिष्ट सेब था। उसके बाद थोड़ा सा पेट तो भरा। अब मैं हाथ धोना चाहता था क्योंकि हाथ मेरे पूरे काले हो चुके थे। मुझे टप टप की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ तभी आती है जब आसपास पानी हो सकता है आसपास कोई नदी भी हो और मैं पानी भी पी पाऊँ। अब मैं उससे बाहर निकल आया था। जैसे ही मैं पास कहीं घूमने लगा, एक तरफ मुझे एक छोटी सी नदी नज़र आ गई। एक तरफ से पानी बहकर इस तरफ आ रहा था और ये पूरी तरह से साफ पानी था। मैंने थोड़ा सा पानी पीकर देखा और थोड़ा और आगे गया। बड़ी नदी से निकलकर पानी इस तरफ आ रहा था, तो इस पानी को पिया जा सकता था। मैंने पेट भर कर वो पानी पिया और तब जाकर सांस में सांस आई, थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मेरे हाथों पर लगा हुआ वो काला रंग, मैंने उसे साफ करने की कोशिश की थी, साफ हो ही नहीं रहा था। हर कोशिश करने के बाद भी वो राख जैसे मेरे हाथों से चिपक गई थी। उसे साफ टूट कर नींद आई।